हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। कला को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अभी हमने पढ़ना है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल के दौरान साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जटिल संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, प्रयाग प्रशस्ति और मेहरौली स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति और एक हमने मेहरौली का जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इन दोनों के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों ही जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में और विशुद्ध संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। तो अलंकृत संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल के दौरान प्रथम नाटककार जो हैं वो भास को हम मानते हैं। भास ने जो पहला नाटक लिखा वो है स्वपन वासवदत्ता। स्वपन वासवदत्ता भास का प्रथम नाटक है। भास एक महान नाटककार हुए हैं, प्रथम नाटककार हम उनको मानते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण नाटकों के उनके नाम मिलते हैं। इसके अलावा शूद्रक का मृच्छकटिकम और कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ये खास बात आपने ध्यान रखनी है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास किसके समकालीन थे? विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास। इन्होंने बहुत सारे नाटक और महाकाव्य लिखे हैं। प्रमुख नाटक जो है इनका सुखांत नाटक, अभिज्ञानम शकुंतलम, आपने नाम सुना होगा अभी, अभिज्ञानम शकुंतलम, ये इनका सुखांत नाटक है। और एक प्रमुख महाकाव्य जो इनका है वो रघुवंश है। रघुवंश इनका महाकाव्य है और अभिज्ञानम शकुंतलम नाटक है। तो हमने नाटकों के अंदर बात की, तो जैसे भास का स्वपन वासवदत्ता है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, कालिदास का अभिज्ञानम शकुंतलम है और ये प्रमुख नाटक हैं भी। इसके अलावा अमरकोश अमर सिंह ने लिखा। अमर सिंह नाम का नवरत्नों की बात करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, तो उनमें प्रमुख नाम जो है 9 में कालिदास का, अमर सिंह का, जैसे नाम हमारे पास शंकु वगैरह, वेताल भट्ट जैसे नाम हमें मिलते हैं नवरत्नों में। तो अमर सिंह ने अमरकोश नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का संकलन किया। इसके अलावा चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण, ये भी व्याकरण का अच्छा ग्रंथ है भी। राइटर का नाम है चंद्र गोमिन और उसका नाटक व्याकरण का नाम है चंद्र व्याकरण। ये चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण हो गया। इसके अलावा विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भी। पंचतंत्र के बारे में आपने जरूर सुना होगा। विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में इसकी रचना की, पंचतंत्र। पंचतंत्र ऐसी भारतीय पुस्तक है जिसका सर्वाधिक विदेशी भाषाओं के अंदर अनुवाद हुआ। बहुत पहले इसका प्रथम अनुवाद जो है अरबी में हुआ, फिर फारसी में, उर्दू में, जर्मनी में, इटालियन में, सब भाषाओं में, बहुत सारी विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं। कहानियों का एक संग्रह है पंचतंत्र, जिसमें जंगल के जानवरों को पात्र बना के और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। इसके अलावा ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका प्रमुख ग्रंथ है। बंदे का नाम है ईश्वर कृष्ण, कृष्ण भगवान नहीं है, ये अलग आदमी है भी। ईश्वर कृष्ण बंदे का नाम है और ग्रंथ है इसका संख्या कारिका। इसके अलावा दिंगनांग का प्रमाण समुच्चय भी एक प्रमुख ग्रंथ है। दिंगनांग, ये अड़े नहीं है भी, दिंगनांग है। तो दिंग जो कह गए आता है वो है दिंगनांग और इसका ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय। प्रमाण समुच्चय। तो ये जो है प्रमुख साहित्यकार जो हुए और उनकी रचनाएं, इनके हमने नाम लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हुए लेकिन हमने प्रमुख नाम लिए हैं। नेक्स्ट हम साहित्य के अंदर ही बात करेंगे हिंदू विधियों का संकलन।
ये एक महत्वपूर्ण बात है भी। साहित्य के अंदर अलग से एक छोटा टॉपिक है हमारा हिंदू विधियों का संकलन। जैसा कि आपको पता है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में आपने सुना होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक हिंदू विधि ग्रंथ है। विधि मीन्स कानून, कानून का एक ग्रंथ है जिसमें पूरे सामाजिक ढांचे का, कैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी आश्रम व्यवस्था, पूरे जो समाज के उत्तराधिकार के नियम हैं, चाहे वो किस प्रकार घर की बात करें तो उसमें पुत्रों का, पुत्रियों के अधिकार अलग अलग, पूरा डिटेल से जो है, मतलब एक विधि ग्रंथ है। कहने का मतलब ये है मनुस्मृति एक विधि ग्रंथ है और इसमें वर्ण व्यवस्था को बड़े अच्छे ढंग से लागू करने की सिफारिश की गई है। मनुस्मृति को आधार बना के, इन मनुस्मृति की रचना तो गुप्त काल से पहले हो चुकी है, लेकिन गुप्त काल के दौरान मनुस्मृति को आधार बना के बहुत सारे स्मृति ग्रंथ लिखे गए, जिनमें नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैसे नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति। इनमें अगर बात करें इनकी, तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। व्यवहारिक रूप से इसको लागू किया जा सकता है, व्यवहारिक स्मृति ग्रंथ है याज्ञवल्क्य स्मृति। बृहस्पति स्मृति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति स्मृति के अंदर दीवानी और फौजदारी, ये खास बात है इसकी। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के जो कानून हैं उनका बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया गया है बृहस्पति स्मृति में। इसके अलावा कात्यायन स्मृति जैसे हमें महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथों की जो रचना है वो गुप्त काल के दौरान हुई है। हमने बात की है नारद की, याज्ञवल्क्य स्मृति की, बृहस्पति स्मृति की, कात्यायन स्मृति की, और ख़ास तौर पे हमने कहा है बहुत व्यवहारिक है याज्ञवल्क्य स्मृति। और बृहस्पति स्मृति में दीवानी और फौजदारी जो नियम हैं उनको अलग अलग किया गया है। इसके अलावा नारद स्मृति से भी न्याय के सिद्धांतों के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा साहित्य के अंदर एक बहुत बड़ी देन की गुप्त काल की बात करें तो जो वर्तमान समय में जो हमारे पास रामायण, महाभारत और जितना भी वैदिक साहित्य है, जो वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्ध है, इसको अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, पिछली कक्षा के अंदर भी वैदिक काल टॉपिक था, वहाँ भी आपने वैदिक साहित्य बड़ी डिटेल से पढ़ा है। तो वहाँ हमने बात की है भी जो वैदिक ग्रंथ थे, चाहे वो चारों वेद हैं और वेदों के सारे पार्ट, चाहे मूल संहिता है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हैं या अरण्यक ग्रंथ हैं और या उनकी उपनिषदें हैं, हमने कहा भी वैदिक साहित्य श्रोत साहित्य है। क्या कहा था? श्रोत साहित्य है। कहने का मतलब कहीं भी वैदिक काल के अंदर वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध नहीं किया गया। गुरुकुल होते थे, वहाँ उनके शिष्य पढ़ने के लिए गुरुओं के पास उनके आश्रम में रहते थे और गुरु अपने शिष्यों को रोज थोड़े थोड़े मंत्र जो है कंठस्थ करवाते रहते थे और बड़े लंबे समय तक, कई सालों तक वो गुरु की शरण में शिष्य रहते थे। तो पूरा वैदिक साहित्य जिस चीज़ को वो पढ़ रहे हैं, या खास तौर पे मान लो एक शिष्य जो है ऋग्वेद का जो है पुरोहित बनना चाहता है, उसको वो अच्छे से कंठस्थ करना चाहता है तो खाली ऋग्वेद कर रहा है, कोई 2 वेदों को कर रहा है, 3 वेदों को, जो डिग्रियां भी हम कहते हैं द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वो वेदों के हिसाब से दी जाती है। खाली एक वेद की खैर शिक्षा नहीं दी जाती है, कम से कम 2 वेद पढ़ाए जाते हैं, उसको द्विवेदी की उपाधि दी जाती है। जो 3 वेद पढ़ता था त्रिवेदी, जो 4 पढ़ता था चतुर्वेदी। आज भी जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो इस तरह की उपाधियाँ देता है और वेदों की शिक्षा वहाँ दी जाती है। तो इस प्रकार जो वैदिक साहित्य था वो पढ़ाया जाता था शिष्यों को, और जो बोल के गुरु उनको कुछ मंत्रों का उच्चारण सिखाते थे और शिष्य उनको सारा दिन दोहराते रहते थे और इस प्रकार कंठस्थ हो जाता था। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है साहित्य का ट्रांसफर होता गया और आगे से आगे ये
चलता गया। तो स्रोत परंपरा के अंतर्गत जो है हम कहते हैं वैदिक साहित्य सुरक्षित रहा। यहाँ तक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो लिपिबद्ध इसको कब किया गया? लिपिबद्ध किया गया गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल में पहली बार जो है वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। पूरे वैदिक साहित्य को भी लिपिबद्ध किया गया और रामायण और महाभारत जैसे हमारे पास वर्तमान स्वरूप में है वो भी गुप्त काल के अंदर उनको लिपिबद्ध किया गया। महाभारत की अगर बात करें, हम कहते हैं भी स्टार्टिंग में इसके अंदर 24,000 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। फिर इसमें 50,000 श्लोक हुए तो इसका नाम भारत रखा गया और फिर इसमें 1,00,000 श्लोक कर दिए गए तो इसका नाम महाभारत रखा गया। तो अंतिम रूप से 1,00,000 श्लोक जो हैं उनको लिपिबद्ध किया गया गुप्त काल के दौरान। तो ये भी गुप्त काल की साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण देन है। तो ये हमारा साहित्य का जो टॉपिक है वो गुप्त काल के अंतर्गत कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी की। साहित्य के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अद्भुत प्रगति हुई। विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ। अगर हम बात करें, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में काम हुआ, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में काम हुआ, गणित के क्षेत्र में काम हुआ, ज्योतिष के क्षेत्र में काम हुआ। तो अलग अलग विज्ञान की जो शाखाएं हैं, इन शल्य चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें बहुत काम हुआ। जितनी विज्ञान की शाखाएं हैं इन सब शाखाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई भी। एक एक करके हम यहाँ उन सब की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम गणित और ज्योतिष को लें तो कुछ 2-3 महत्वपूर्ण नाम हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो नाम अगर मैं यहाँ लूँ तो वो है आर्यभट्ट। आप सबने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। एक महान गणितज्ञ हुए हैं और एक महान खगोल शास्त्री ज्योतिषी हुए हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातों पर काम किया है। एक तो पृथ्वी गोल है और दूसरा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इन सब चीज़ों के बारे में आर्यभट्ट ने हमें बताया है। पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर 24 घंटे के दौरान एक चक्कर लगाती है और सूर्य के साथ ही परिक्रमा भी करती है। ये हमें आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया और पाई का जो मान है, गणित के अंदर हम यूँ लिखते हैं ना पाई, उसका मान हम आजकल लिखते हैं 3.14, यूँ आगे चलता रहता है। तो 5 अंकों तक जो है पाई का मान वो आर्यभट्ट ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। आज जो जब आधुनिक समय में सुपर कंप्यूटर की सहायता से पाई का मान निकाला गया तो वही जो आर्यभट्ट ने निकाला था वही आया। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए, एक तो 10 गति का सूत्र और एक आर्यष्ट शतक। एक आर्यष्ट शतक और एक 10 गति का सूत्र। ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथों की जो रचना है वो आर्यभट्ट द्वारा की गई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नाम आ जाता है भास्कर प्रथम का। भास्कर प्रथम ये एक प्रमुख खगोल शास्त्री हुए हैं और इन्होंने आर्यभट्ट के दोनों ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी और एक भाष्य नामक ग्रंथ लिखा भास्कर प्रथम ने। एक तो भाष्य नाम से ग्रंथ लिखा है और एक ये जो दोनों ग्रंथ है ना, आर्यष्ट शतक और 10 गति का सूत्र, इन दोनों पर टीका लिखी है भास्कर प्रथम ने। भास्कर प्रथम ने भी खगोल के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में बहुत काम किया और आर्यभट्ट के काम को आगे बढ़ाया भी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो नाम आ जाता है वो आ जाता है वराहमिहिर का। वराहमिहिर भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। वराहमिहिर ने जो है भारतीय ज्योतिष और जो यूनानी ज्योतिष है उन दोनों का समन्वय किया। ज्योतिष में जो यूनानियों का ज्ञान है वो भारतीयों के ज्ञान से बहुत आगे था। उन्होंने यूनानी ज्योतिष का अध्ययन किया और भारतीय ज्योतिष का अध्ययन किया और दोनों का समन्वय करके ज्योतिष के रोमन और पोलिश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये हम कह देते हैं भी उन्होंने ज्योतिष के रोमन व पोलिश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, दोनों का समन्वय स्थापित करके।
यूनानी ज्योतिष का और भारतीय ज्योतिष का, रोमन और पोलिश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की वराहमिहिर द्वारा। एक पंच सिद्धांतिका, दूसरा व्रत संहिता और एक व्रत जातक। वराहमिहिर द्वारा व्रत संहिता, व्रत जातक और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना जो है वो वराहमिहिर द्वारा की गई। इसके अलावा वराहमिहिर, जैसा मैंने बताया आपको, एक फेमस गणितज्ञ भी थे। इन्होंने वर्गमूल और घनमूल दोनों को निकालने का सिद्धांत भी वराहमिहिर द्वारा दिया गया। ये आपने ध्यान रखना है, पूछ सकता है वो भी। वर्गमूल निकालने का सिद्धांत और घनमूल निकालने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वराहमिहिर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नाम आ जाता है ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त। चौथे नंबर पर जो अगला हमारा खगोल शास्त्री है, इसकी हम बात करेंगे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नाम से ग्रंथ लिखा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और एक खंड खाद्य, ये 2 ग्रंथ जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे गए। एक तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और एक खंड खाद्यक नामक ग्रंथ जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया। ब्रह्मगुप्त ऐसे महान खगोल शास्त्री हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। बड़े दुख की बात है, हम आज पढ़ते हैं जब, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्म हम न्यूटन को मानते हैं, लेकिन न्यूटन के जन्म से बहुत पहले, हम ये बात कर रहे हैं 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी की, तो उस समय ब्रह्मगुप्त नाम से जो हमारे महान खगोल शास्त्री हुए, गणितज्ञ हुए, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। भी 2 ग्रंथ इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य की रचना की भी। एक बार फिर रिपीट कर दूं तो आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और गोल है, और पृथ्वी की परिधि के बारे में, और 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, 10 गति का सूत्र और अरेस्ट सिद्धांत। नेक्स्ट नाम भास्कर प्रथम का, भाष्य लिखा इन्होंने और इस पर टीका लिखी। इनकी जो आविष्कार हैं उनको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट वराहमिहिर, इन्होंने भारतीय ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। जो यूनानी और रोमन ज्योतिष है और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमन और पोलिश सिद्धांत जो हैं ज्योतिष के दिए, और व्रत संहिता, व्रत जातक और पंच सिद्धांतिका नामक जो ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नाम ब्रह्मगुप्त का है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया भी। तो ये तो नाम हमने वो लिए हैं जो खगोल के क्षेत्र में है। अब कुछ नामों की हम बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो धन्वंतरी नाम से एक महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सक दोनों हुए हैं भी। जो हम पहला ही हमारा वेद है ऋग्वेद, उसका उपवेद पढ़ते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जो है महर्षि धन्वंतरी ने। एक बहुत बढ़िया चिकित्सक हुए और शल्य चिकित्सक भी हुए। जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं आज भी वो धन्वंतरी को अपना इष्ट मानते हैं। धन्वंतरी के अलावा अष्टांग हृदय नामक महान चिकित्सक हुए जिन्होंने वाघभट्ट हुए जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखा भी। वाघभट्ट आएगा और इनका ग्रंथ है अष्टांग हृदय। इन्होंने लिखा और धन्वंतरी ने बहुत काम जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में किया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। ये 2 हमने महत्वपूर्ण नाम लिए हैं। वाघभट्ट का नाम लिया है, अष्टांग हृदय लिखा है उन्होंने, एक धन्वंतरी का नाम लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं हमें चिकित्सा क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नाम मिलते हैं। अगर हम बात करें चिकित्सा शास्त्र के बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम आता है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद ने जो है परमाणु के बारे में, अणु के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। अणु सिद्धांत इन्होंने दिया है अपना। इन्होंने बताया भी प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे
कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो आज हम देखते हैं आधुनिक समय में भी जो एटॉमिक एनर्जी है उसका कितना ज़्यादा महत्व है, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में एनर्जी के रूप में है या परमाणु बम के रूप में है। तो पहली बार दुनिया में अगर किसी ने परमाणु और अणु के बारे में बात की है तो वह महर्षि कणाद हुए हैं। तो आप अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं भी फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमारा जो ज्ञान है वो कितना आगे तक जा चुका था। नेक्स्ट अगर बात मैं करूँ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो एक बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं, बिल्कुल इसको शॉर्टकट में कर रहे हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो नागार्जुन का नाम आता है। नागार्जुन ने रसायन के क्षेत्र में बहुत काम किया। इन्होंने विभिन्न धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा वगैरह, उनकी भस्म तैयार करके और फिर उसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। तो एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री हुए हैं। धातु कर्म का बड़ा इनको भयंकर तरीके का नॉलेज था, जो इन्होंने विभिन्न, चाहे वो स्वर्ण भस्म है, लोह भस्म है, चांदी भस्म है, आज भी हम आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसे नाम सुनते हैं, उनको तैयार करने की विधियां और उनसे किन रोगों का इलाज हो सकता है, वो सारी बातें की एक बड़ा नाम है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो धातुओं को पिघला के फिर उनसे मूर्तियां बनाना, इस्पात का निर्माण करना, स्टील का मतलब निर्माण करना, और तांबे, कांसे वगैरह से बहुत अच्छी वस्तुओं, मूर्तियों का निर्माण करना, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत आगे था भारत। जैसा इस्पात, जैसा स्टील गुप्त काल में भारत में बनाया गया, वैसा आज भी जो है भारत में नहीं बन पाया है, या मैं कहूँ भी आज पूरी दुनिया में भी उसी टाइप का इस्पात जो बनाना है, वैसा लोहा जो बनाना लगभग असंभव है। हम इसका उदाहरण लेते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। एक विशाल लोहे का स्तंभ है और उसकी जो पॉलिश है वो आज भी दुनिया को आकर्षित करती है। 5वीं शताब्दी के लगभग उसको स्थापित किया गया है और आज 21वीं शताब्दी चल रही है। पिछले लगभग 1500 सालों से वो खुले के अंदर खड़ा है, बिल्कुल अडिग, ना उसको नाम मात्र का भी जंग नहीं लगा है। ये हैरानी की बात है, कोई रोज रोज उसका जंग उतार नहीं रहा है। इतने लंबे टाइम से जो है वर्षा, आंधी वगैरह सब उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी मेहरौली के लौह स्तंभ को जंग नहीं लगा है। ये पूरी दुनिया के लिए आज भी हैरानी वाली बात है भी, इतना अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है वो प्राचीन काल में भारतीय बना लेते थे, जिसको जंग नहीं लगता था। इससे भी प्राचीन, गुप्त काल से भी प्राचीन हमें उदाहरण मिलते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तभी जो उसके साथ इतिहासकार आए हैं उन्होंने सफ़ेद लोहे की तलवारों का जिक्र किया है भी, हमने भारत में सफ़ेद लोहे की मतलब स्टील की तलवारें जो हैं भारत में हमने देखी हैं। दक्षिण भारत में एक वुड्ज नाम से स्पेशल स्टील बनाया जाता था, जिसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है बाद में नष्ट हो गई है। वर्तमान समय में हमें नहीं पता है भी वो कैसे बनाया जाता था, लेकिन उस स्टील से जो तलवारें बनाई जाती थी वो अद्भुत थी भी, उनको कभी भी जंग नहीं लगता था। तो बहुत उत्तम किस्म का जो इस्पात है, स्टील है, भारत में हमेशा से बनाया जाता था। एक और बड़ा बढ़िया उदाहरण हमारे पास है गुप्त काल का ही। हमें सुल्तानगंज से महात्मा बुद्ध की 1 टन वजन की तांबे की मूर्ति, खड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की मिली है, जो अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भी गुप्त काल के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ। विज्ञान की सभी शाखाएं, चाहे वो गणित है, रसायन है, भौतिकी है, चिकित्सा है, या खगोल है, या ज्योतिष है, सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम हुआ। और इसी वजह से हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट हम गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना।